नमस्कार, ये है CNBC आवाज। आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आज पहली बार ये सामने आ गया कि डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग को लेकर कितनी बड़ी जंग चल रही है और ये खुलासा किया खुद पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने। एक भावुक बयान में मोइली ने कहा कि इंपोर्ट्स की लॉबी हर पेट्रोलियम मंत्री को थ्रेटन करती है। अगर इसका सीधा अनुवाद करें तो ये तेल मंत्रियों को धमकी मिलती है। इस चौंकाने वाली बात के पीछे क्या है, सच बताएंगे शो में आगे। आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं और यह है महंगाई दर। इसमें लगता है कि अब थोड़ी राहत मिलेगी। चौथे महीने लगातार महंगाई दर में गिरावट आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महंगाई में कमी का आपको क्यों नहीं फायदा मिल रहा है, तो इसका कारण है कि खाने पीने की चीजों के महंगाई दर में मई में ही 2% से ज्यादा की बढ़त हुई है। ये भी एक वजह है कि RBI से रेट कट की उम्मीदें कम हो गई है। इस पर बात करेंगे आगे। साथ में ही एक अजीब किस्सा जहां पर मुंबई में कानून की सुरक्षा करने वाले लोग खुद ठगे गए हैं जब उनके सैलरी अकाउंट को हैक करके पैसे निकाले गए। तो ये सब है आज शाम आपके लिए आवाज एट 9 में। स्वागत है आपका। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता, मेरे साथ है विपिन भट्ट। तो ये तमन्ना के साथ आपने सुनी आज की कुछ काफ़ी अहम और बड़ी खबरें, लेकिन और भी कई खबरें हैं जो आज सुर्खियां बना रही हैं। एक एक करके उनको देखेंगे। शुरुआत करेंगे महंगाई दर घटने के बाद। एक बार फिर बाजार को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जाग चुकी है। सेंसेक्स ने आज लगाई करीब 350 पॉइंट की छलांग, तो यहाँ रुपया भी 46 पैसे चढ़ गया। एडवांस टैक्स के आंकड़ों से बेहतर पहली तिमाही का संकेत। बैंकों ने 15 से 20% ज्यादा एडवांस टैक्स दिया। दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने से पहले शायराना हुए नीतीश कुमार, लेकिन नेटवर्क 18 से बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा तीसरे मोर्चे की कोई जगह नहीं। I think the third front is a failed idea. The third front has been experimented at least 3 or 4 times in India. It hasn't lasted beyond a few months. ऑक्सफोर्ड में नेटवर्क 18 के खास आयोजन में भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक हस्तियां और शिक्षाविद जुटे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लॉर्ड पैटन को चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स की रगों में दौड़ रहा है हिंदुस्तानी खून। DNA जांच में सामने आया इंडिया कनेक्शन। वॉल्वो ने लॉन्च की लग्जरी क्रॉस कंट्री कार। 28.5 लाख रुपए होगी कीमत। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों में से एक। नेचुरल गैस का भाव क्या होगा, इस पर सरकार के अंदर ही टकराव पैदा हो गया और आज इस टकराव का सबूत मिला पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के बयान से। मोइली ने बताया कि देश में इंपोर्टर की एक लॉबी काम कर रही है जो गैस का भाव नहीं बढ़ने देना चाहती है। आइए सुनते हैं मोइली का क्या कहना है। Every minister is threatened many a time. Every minister who occupies this position is threatened. What do you mean by that? I mean by that. I know the decision-making power, decision-making process is obstructed, aborted. But Moili cannot be threatened. तो मोइली कैन नॉट बी थ्रेटन। पेट्रोलियम मंत्री का गुस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वीरप्पा मोइली ने CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव चर्चा की और बताया कि किस तरह उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लैश आउट किया है ऑयल इंपोर्ट लॉबीज़ के ऊपर कि जो लॉबीज़ हैं वो हैम्पर कर रही हैं आपके एफर्ट्स न्यू प्राइस रिजीम गैस के लिए इन प्लेस करने के लिए। क्या कहना? No, the question is that the investment should come to India. Otherwise, somewhere the exploration has become a no-go area in this country, and every year it increases to 5 to 10% import. We have now come to about 80%. And if you allow the present status, another 1 year it will go to 90%. Then you are thrown to the deep ocean of uncertainty. And the rupee cannot stabilize. If this continues, this import is continued, $160 billion. And this is why I am telling you, why we are not in a position to take it forward. Whenever we take some initiatives, it is criticized. Doesn't matter on principle. If anybody has some alternative to improve the situation, welcome. But making personal allegations so that a person who takes a decision can be immobilized. And then you again call it a policy paralysis. This is kind of a
the scenario cannot continue any longer in India. Even if you do it, it will be at the cost of India and Indian economy and Indian prosperity. I'm telling you, we are sailing, according to my assessment, in a short while, India is sailing with the gas and oil. Northeast, for example. It is just on the lying on the gas. But unfortunately, we are not in a position to take it forward. I think the time has come, halt this process of distortion and all these questions. And, it's another thing to say that, who is objecting it, who is creating this kind of an environment. And country should be determined with that kind of a willpower to march forward to make this country, energy independent. सबका proposal जा रहा है This is a gas big fact. price. Energy independent, just like political independence, energy independence is equally important to sustain the democracy of this country. तो मोइली को क्यों आया है गुस्सा? वो किन इंपोर्टरों की बात कर रहे हैं और गैस प्राइसिंग का ये झगड़ा क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी और ऑयल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। पहले बात करते हैं नीरज से। नीरज, गैस की प्राइसिंग को लेकर मोइली इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, मोइली जी ने अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक किया जा रहा है उनके ऊपर। जब भी वो एक प्रपोजल लेके आते हैं गैस प्राइस बढ़ाना है तो उसको कहीं ना कहीं किसी क्वार्टर से रोक दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो विरोध इसका होता है विद इन गवर्नमेंट। अभी जो रंगराजन कमेटी के आधार पर $8 जिसमें रखी गई थी गैस की कीमत, उसके लिए एक प्रपोजल इन्होंने बनाया और $6 के आसपास इन्होंने प्रपोज किया। तो तुरंत जो है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑब्जेक्शंस आए कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी पावर और फर्टिलाइजर की, और रोक दिया गया। फिर वित्त मंत्रालय भी इसमें आया और उन्होंने कहा कि ये केलकर जी के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं जो मोइली जी का इशारा है कि विद इन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनको ये झेलना पड़ता है, उनके प्रपोजल्स आगे नहीं बढ़ पाते और कई बार वो कोशिश कर चुके हैं। अब बात ये चल रही है कि $6.7, फिर कोई कह रहा है $5.7, तय नहीं हो पा रही कीमत। और यही वजह है कि एक स्कार्सिटी में फंसते जा रहे हो। देश के सबसे बड़े जो गैस प्रोड्यूसर है वहाँ से गैस का जो प्रोडक्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है। इंपोर्टर की जहाँ तक वो बात कह रहे हैं तो वो डेफिनेटली, अगर आप ऑयल को ठीक से समझें, ऑयल पॉलिटिक्स को, और हिंदुस्तान में जिस तरीके से ऑयल की कंपनियां काम करती है उसमें एक इंपोर्टर का एक बड़ा ही लॉबी है जो इसको करती है और वो प्रेशराइज करती है, जिनका इशारा सीधा। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाओ और इसको अनकोट करने की कोशिश करें तो सरकारी कंपनियां सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टर हैं। जो तीनों सरकारी कंपनियां वो सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती हैं, तो उनका हिस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो सरकारी कंपनियों की बजाय वो ये कहना चाह रहे हैं अपनी बात में कि जो विद इन गवर्नमेंट उनको तमाम मंत्रालयों से ये अपोजिशन मिलती है जिसकी वजह से वो अपने प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए इस देश में। अगर आप चाहते हैं कि ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़े, गैस एक्सप्लोरेशन बढ़े, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा? जब आप प्रोडक्ट की सही कीमत देंगे। तो आप समझ रहे हैं वो किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि अगर आप प्राइसिंग नहीं बढ़ाने देंगे और आप इतनी लो कॉस्ट पे कराएंगे तो कोई नया प्लेयर, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा इस देश में एक्सप्लोरेशन करने के लिए। तो सीधी सी बात वो कह रहे हैं कि विद इन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, उसको कम करना चाहिए। और अगर देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है तो आपको कीमत को भी कहीं ना कहीं रेशनलाइज करना पड़ेगा, वाजिब करना पड़ेगा। और उन्होंने अपने इस बातचीत, इस इंटरव्यू से पहले जो उन्होंने औपचारिक बातचीत की पत्रकारों से, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने सारी मिनिस्ट्रीज को अपना प्रपोजल भेज दिया है, नोट भेज दिया है, जो अगले हफ्ते कैबिनेट में हम रखेंगे। अगर किसी मिनिस्ट्री का नहीं भी उस पर रिप्लाई आता हम तब भी उसको आगे लेके जाएंगे। और अब इस बात का फैसला नेक्स्ट वीक बहुत हद तक होना चाहिए। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5.75 पर डॉलर MMBTU के हिसाब से गैस की कीमत तय हो सकती है। जी नीरज जी, यहाँ पे शामिल करते हैं तनेजा जी को भी बातचीत में। तनेजा जी, जब मोइली साहब कह रहे हैं कि हर मंत्री थ्रेटन होता है, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थ्रेटन, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन धमकी दे सकता है उनको? देखिए, ये अगर मेरा ये मानना है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर, हमारे देश की राजधानी है, हर बड़े सेक्टर जो इकोनॉमी का है सबकी यहाँ लॉबिंग होती है, सबके यहाँ लॉबिस्ट हैं, और जितना बड़ा सेक्टर उतनी बड़ी लॉबी। और ये कोई नई चीज नहीं है, सालों से चल रही है। और मुझे लगता है कि उस तरफ से उनका इशारा है। साथ साथ लेकिन जो बड़ा इशारा उनका ये है कि जो वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं उसका विरोध खुद उनकी मंत्रालय के अंदर से हो रहा है। पावर मिनिस्ट्री की तरफ से विरोध हो रहा है काफी हद तक, वित्त मंत्रालय पूरी तरह साथ नहीं दे रहा, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री वो भी विरोध कर रही है, खुद पार्टी के अंदर जो थोड़ी समाजवादी सोच के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी तो विरोध जम के कर रही है। तो वो जो सारा विरोध है, एक तरफ तो उनका ये निशाना है कि ये विरोध जो कर रहे हैं ये बहुत हमारे ऊपर, ये कुल मिला के जो विरोध कर रहे हैं ये उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी निर्भरता आयातित तेल पर, आयातित गैस पर बढ़ती जाए, उस तरफ इशारा है। दूसरी तरफ ये तय है कि जो भारी भरकम लोग हैं
वो यहाँ लॉबिंग करते हैं, वो भी दबाव डालते हैं। अब वो दबाव डालते हैं या वो धमकी देते हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं। मेरे हिसाब से दबाव तो बड़ी कॉमन बात है, हमेशा होती है। धमकी ये पहली बार मैंने अपने कैरियर में सुना है। अगर वास्तव में ऐसी कोई बात है कि धमकी की, तो मुझे लगता है मोइली साहब खाली देश के बड़े मंत्री नहीं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और उनको ये बात देश के सामने रखनी चाहिए। आखिर धमकी कौन देता है? अगर मंत्री को धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी का क्या होगा? तो ये तो बड़ी गंभीर मसला। लेकिन मेरा मानना है भावुकता का मामला है, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो अपने वक्तव्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। जी, ये बहुत ही जरूरी बात कही आपने, और हो सकता है कि उन्होंने थ्रेटन शब्द का इस्तेमाल भावुक होकर कहा है तनेजा साहब, लेकिन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। देश में आने वाला करीब 70% गैस सरकारी कंपनियां खुद इंपोर्ट करती हैं। ये रिपोर्ट करती है ऑयल मिनिस्ट्री को, ऑयल मिनिस्टर को। मोइली इनके बॉस है, तो वो उन पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो 70% आयात जो है वो सरकारी कंपनियां करती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां करती भी हैं वो हाईली रेगुलेटेड है। बिना सरकार के पूछे तो यहाँ कुछ होता नहीं है, तो हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हर चीज हाईली रेगुलेटेड है, हर चीज में रिजर्व बैंक इन्वॉल्व होता है। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है कि उनका इशारा ये किस तरीके से। हाँ, थोड़ा बहुत लॉबिंग, बहुत ज्यादा प्रभाव, इधर उधर के प्रेशर, ये तो हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए भी होते हैं, तो वो प्रेशर उनके ऊपर है। और जहां तक ये वाली बात है कि जो विदेशों से आता है उसके अंदर, तो ये तो सरकारी कंपनियां ज्यादातर करती हैं। उसमें जो तेल हमारे यहाँ आयात होता है मुख्यतः उसमें हमारे बार्टर डील होती है, सॉरी बायलेटरल डील होती हैं। कुछ डील ऐसी होती है जो स्पॉट मार्केट से खरीदा जाता है, कुछ में जो ब्रोकर्स और फैसिलिटेटर है उनकी मदद भी ली जाती है, और उन सबका प्रेशर मंत्रालय पर पड़ता है। तो वो तो बड़ी कॉमन सी बात है, और उसको मुझे लगता है मंत्री अगर कठोर हो और अपना तय रखे तो उसको, मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं जो है उनका फ्रस्ट्रेशन स्वयं मंत्रालय के अंदर से जो आ रहा है और सरकार के अंदर से जो उनका अपोजिशन हो, वो उससे लेके ज्यादा परेशान है। बाकी जो बात है वो मुझे लगता है कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं भावुकता है। तनेजा साहब, इस भावुक बयान के बाद आपको क्या लगता है कि मोइली जी गैस के दाम बढ़ाने में कामयाब होंगे या अड़चने अभी भी बाकी हैं? कैसे लिया जाए उनके इस बयान को? मुझे लगता है कि यह बयान जो है थोड़ा ठीक नहीं गया है, क्योंकि इस तरह का बयान देकर के उन्होंने, जो लोग पढ़ सकते हैं इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन ये हो गया है कि मिनिस्टर इज वेरी वनरेबल, है ना। और जिस मुद्दे को वो लेके आए हैं, बजाय इसके बहस इस बात पे हो कि गैस की कीमत को मॉडर्नाइज करिए, रिवाइज करिए, राशनलाइज कर दिए, अब सारी बहस दूसरी तरफ चलेगी कि धमकी कौन दे रहा है। तो वो मुझे लगता है कि जो मुद्दा है थोड़ा हो गया, तो इसलिए इससे पहले कि ज्यादा डैमेज हो, उनको अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा रिवाइज मॉडिफाई करना चाहिए, जिससे देश की निगाह पूरी तरीके से इस बात पर है कि जब तक हम कीमतों का आधुनिकरण नहीं करेंगे, हमारे देश के अंदर देश के अंदर जो गैस का उत्पादन है, तेल का उत्पादन, वो नहीं बढ़ सकता। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको या तो अर्थशास्त्र नहीं पता है, या वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्या एक देश जो है, देश का भविष्य आइडियोलॉजी की वजह से हम जो है वो दांव पे लगा दें, मुझे लगता है वो गलत होगा। इसलिए इनको वापस मुद्दे पे आना चाहिए। जहां तक मोइली साहब ने ये कहा कि हम आर्थिक जो एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहते, बहुत अच्छा मकसद है, तो फोकस उनको उधर रखना चाहिए। ये इस तरह की बात कह के जो मुद्दे से देश हट जाएगा, बहस दूसरी तरफ चल जाएगी, जिससे कुल मिलाकर के गैस और ऑयल सेक्टर को नुकसान हो सकता है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नरेंद्र तनेजा और नीरज वाजपेयी। यहाँ पर तनेजा साहब कहते हुए कि समय आ गया है कि मोइली साहब सफाई दे कि उन्होंने ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया, किस संदर्भ में। आगे बढ़ते हुए, मुंबई पुलिस भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई है। मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों के सैलरी खाते हैक हो गए। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कविता के पास। कविता, क्या है पूरी जानकारी, कैसे हैक हो गए इनके सैलरी अकाउंट्स? जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। अपनी सफाई में बैंक ने कहा है कि 50 अकाउंट्स हैक किए गए हैं, जिसमें से 10 से 12 अकाउंट्स जो हैं वो मुंबई पुलिस के हैं। और अपनी स्टेटमेंट में एक्सिस बैंक ने ये भी कहा है कि जिन भी ग्राहकों के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वो पैसे लौटा दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई के अलग अलग इलाकों के ATM से जो है ये पैसे निकाले गए हैं, और करीब ये जो रकम है वो करीब 13 लाख रुपए की है। अब ये चोरी हुई कैसे, ये पैसे कैसे निकाले गए हैं? ATM मशीन्स के अंदर जो है कार्ड डुप्लीकेटेड डिवाइसेस लगाए गए थे, जिसके जरिए ये पैसे निकाले गए हैं। और अब एक्सिस बैंक मुंबई पुलिस के साथ मिलकर और साथ ही साइबर क्राइम सेल के साथ मिलकर इस केस की जांच पड़ताल कर रहा है। जी, शुक्रिया कविता इस जानकारी के लिए। और महंगाई दर में एक बार फिर आई है गिरावट, तो क्या ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर लेनी चाहिए?
वैसे फिलहाल बाजार ने तो मनाया है जश्न, पूरी डिटेल बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लगातार चौथे महीने होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाने वाली महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गिरावट काफी मामूली है। मई में महंगाई दर 4.89 से घटकर 4.70% पर आ गई है। ये 43 महीने का सबसे निचला स्तर है। अब सभी की नजरें 17 जून की क्रेडिट पॉलिसी पर होंगी। हालांकि ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले पाना रिजर्व बैंक के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रुपए में कमजोरी थम नहीं पा रही है। वहीं खाद्य महंगाई दर में बढ़ोतरी भी परेशान करने वाली है। मई में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर करीब 2.25% की भारी भरकम बढ़त के साथ 8.25% पर पहुंची है। वैसे बाकी जगहों से कुछ राहत है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की महंगाई दर करीब 3.5% से घटकर 3% से थोड़ा ही ऊपर रह गई है। वहीं मई में कोर ग्रुप की महंगाई दर भी करीब 0.5% गिरकर 2.5% पर आ गई है। और जानकारों का भी मानना है कि रुपए की कमजोरी ने महंगाई दर में आई इस कमी को बैलेंस कर दिया है, यानी लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। लगातार इन्फ्लेशन कम है और ये एक बड़ा ही पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जैसे कि पहले से चर्चा में बाकी लोगों ने बताया है कि जो रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है उससे थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि खास करके फ्यूल प्राइस पे उसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है इस WPI को सस्टेन करने के लिए, लो WPI को सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज रुपी डेप्रिसिएशन से फ्यूल प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट हो सकता है उसका। IIP और महंगाई दर को देखते हुए क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट होगा या नहीं, इकोनॉमिक्स के बीच कराए गए एक पोल के मुताबिक 70% का मानना है कि इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि 30% मानते हैं कि 1/4% की कटौती यहाँ मुमकिन है। वहीं CRR के मामले में 80% अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें किसी तरह की कटौती की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जबकि 20% मानते हैं कि CRR 1/4% तक घट सकता है। इधर स्टेट बैंक के CFO दिवाकर गुप्ता के मुताबिक सोमवार की रिजर्व बैंक सोमवार को दरों में यहां कोई कटौती करता हुआ नजर नहीं आएगा। I think markets had factored in definitely a 25 basis point cut till let's say 10 days ago. The more optimistic of them were actually talking about a 50 basis point cut, and suddenly the rupee volatility has dashed those hopes. और महंगाई दर में आई कमी के चलते कई दिनों बाद आज बाजार में गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स ने संभलकर 350 पॉइंट की ऊंची छलांग लगा ली। बाजार की इस ऊंची छलांग में उन्हीं शेयर्स ने सबसे ज्यादा दम लगाया जो पिछले दिनों सबसे ज्यादा पिटते हुए दिखाई दिए थे। बाजार में आज के कारोबार को डिटेल में बता रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह। 9 दिनों से लगातार कमजोरी झेल रहा बाजार आज राहत की सांस लेता हुआ नजर आया और हफ्ते के आखिरी दिन शानदार तेजी बाजारों में लौटती हुई नजर आई। वजह थी ग्लोबल मार्केट्स में लौटती हुई मजबूती और रुपए में भी थोड़ी बहुत मजबूती पिछले 2 सेशन में लौटती हुई दिखी। उसका फायदा भारतीय बाजारों ने उठाया। साफ तौर पर दुनिया भर के बाजारों की तेजी आज यहां पर काम करती हुई नजर आई और सेंसेक्स और निफ्टी गैप से खुलने के बाद लगातार ऊपर ही की तरफ बढ़ते रहे और दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। निफ्टी ने 5800 के ऊपर की क्लोजिंग दी जो काफी शानदार कही जा सकती है। पूरी तरह से बाजार की तेजी को आज लीड करने का काम किया ऑटो शेयरों ने। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आज तेजी अच्छी दिखी क्योंकि जो WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे वो उम्मीद से थोड़े से कमजोर रहे और वो एक उम्मीद जगाते हुए नजर आए कि ये इन्फ्लेशन काबू में आना अब भी पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स, मारुति जैसे शेयरों में आज बड़ा उछाल दिखा। मारुति के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो भी मजबूती के साथ बंद हुए। हिंडाल्को के लिए एक ड्रीम रन चालू है। कल भी 6% ये बढ़ा था, आज फिर से 7% का उछाल यहां पर देखने को मिला। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ऑयल इंडिया का एक बड़ा अपग्रेड FIs की तरफ से आने के बाद स्टॉक में 7% का उछाल दिखा। वहीं रिलायंस में भी 3% की अच्छी मजबूती नजर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी बड़ा उछाल दिखा कि इस उम्मीद में कि इस वीकेंड पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे। निफ्टी पर बढ़ने वाले बाकी शेयरों में हाई बीटा स्टॉक्स, रिलायंस इंफ्रा, JP एसोसिएट्स जैसे शेयरों को आप रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एनर्जी और पावर स्टॉक्स आज काफी मजबूत दिखे। मिड कैप स्टॉक्स में इनमें देखिए 8% के आसपास की तेजी होती हुई साफ तौर पर नजर आई। इनके अलावा जिन शेयरों में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला, खास तौर से खबरों के दम पर MMTC,
अब भी आज भी फिर से 10% के लोअर सर्किट पर। जेट एयरवेज इतिहाद डील का मामला आज एफआईपीबी के पास था, उसके पहले स्टॉक में 9% की तेजी आज फिर से हुई। अपोलो टायर्स में तेज गिरावट का दौर बरकरार है, आज फिर से स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया। मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद यहां पर निवेशकों का भरोसा लौटता नहीं दिख रहा है। टाटा कॉफी में आज 6% का उछाल दिखा, क्योंकि कल ब्लॉक डील में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यहां पर खरीदारी की थी। और बड़े गेनर्स के तौर पर अगर आप देखें तो कई ट्रेडर्स के पसंदीदा मिड कैप काउंटर्स में अच्छी खरीदारी हुई, तो फ्यूचर रिटेल, टाइटन, आईबुल रियल जैसे शेयरों में आज उछाल दिखा। तो बाजार में उठापटक चल रही है, फिर भी ऐसे कई शेयर हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया मुनाफा दे सकते हैं। अब टाइटन जैसा स्टॉक ले लीजिए आप। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है गोल्ड के ऊपर में और क्लैरिटी आती है कि गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ती है या उसके इंपोर्ट पे जो लाइसेंसिंग नॉर्म है चेंज होता है, तो ये स्टॉक 160 हो जाएगा। तो फंडामेंटल देखना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल भी चेंज हो रहे हैं। फंडामेंटल स्टॉक है टाइटन, बट उसके जो अंडरलाइंग अर्निंग पोटेंशियल है वो भी तो चेंज हो रही है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण में वो चेंज होगी। आपने जिंदल स्टील देखा, आपने फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक था, एक एफआईआर लॉन्च हुआ और वो दाम गिर गए। तो अब ये देखना है कि एमएनसी के अलावा बाकी हिंदुस्तानी स्टॉक के अंदर में बहुत हमको एहतियात बरतनी पड़ेगी, बिकॉज कोई भी स्टॉक, अपोलो टायर ले लीजिए, एक एक्विजिशन अनाउंस हुआ 25% गिरा, अपोलो टायर सबके पास था। और कल की जोरदार गिरावट के बाद रुपए में आज मजबूती लौटी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 46 पैसे मजबूत होकर 57.5 के लेवल पर बंद हुआ है। दरअसल घरेलू शेयर बाजार में तेजी की वजह से रुपए को सपोर्ट मिला है। साथ ही दूसरी करेंसियों के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने से भी रुपए में बढ़त आई है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, इससे भी घरेलू करेंसी को फायदा मिल रहा है। और आइए अब देखते हैं कि हमारे बाजारों को विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट ही है, करीब करीब आधा % सभी इंडेक्स गिरे हुए हैं। चिंता वही पुरानी कि क्या फेडरल रिजर्व अपने स्टिमुलस को, अपनी जो मदद दे रहा है उसको वापस ले लेगा। अगले हफ्ते फेड की बैठक होनी है जिसमें से कुछ निकल के आने वाला है। हालांकि यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव ही हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ऐसा कोई फैसला शायद ना ले। बहरहाल उसका असर यहाँ दिखते हुए आधा % तीनों इंडेक्स, डाउ जोन्स, नेस्डैक और S&P नीचे। यूरोप पे एक नजर डाल लेते हैं तो यहाँ पे किस तरह के बाजार दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा कि यूरोप में बाजार पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। हालांकि यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आज एक पॉजिटिव नोट पे यहाँ पर बंद होते हुए दिखाई दिए। और ये कि डॉलर जो आज कमजोर हुआ है बाकी करेंसी के मुकाबले, उससे ये थोड़ी सी यहाँ पर एक राहत आती हुई दिखाई दे रही है। यही असर आप देख सकते हैं कच्चे तेल पर भी देखने को मिलेगा, जहां पर आज हम देख रहे हैं कि करीब 1% तक की बढ़त दोनों तरफ देखने को मिल रही है। और जो भारतीय मार्केट के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी ब्रेंट क्रूड, वहां देख रहे हैं आप 1% से कुछ ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सब डॉलर रुपी इक्वेशन के चलते यहां पर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में भी असर आता हुआ, बहुत मामूली बढ़त के साथ फ्लैट टू पॉजिटिव यहां पर कारोबार होता हुआ 27,000 से थोड़ा ऊपर सोना यहां पर। और चांदी में भी आप देख रहे हैं कि 1.25% तक की बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है घरेलू बाजार पर, जहां करीब 1.5% के आसपास तक की बढ़त देखने को मिली है। जी, और पहली तिमाही में कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करने वाली है। कम से कम उनके एडवांस टैक्स के आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहां पर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ICICI ने पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 20% ज्यादा एडवांस टैक्स भरा है। इसी तरह HDFC बैंक ने भी पिछले साल 500 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में 625 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा। सरकारी बैंकों से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। वहीं सॉफ्टवेयर कंपनियां भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। TCS ने इस साल 320 करोड़ रुपए के मुकाबले 450 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। वहीं फार्मा कंपनी लुपिन ने पिछले साल के 38 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 76 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। सरकारी तेल कंपनी BPCL ने भी 60 करोड़ रुपए के मुकाबले 103 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स जमा कराया है। और आगे आपको दिखाएंगे नेटवर्क 18 की खास पहल की कुछ झलकियां, बताएंगे कैसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनाया गया इंडिया डे। और चीन के मुकाबले भारत कैसे है आगे, सुनेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर से। ये सब ब्रेक के बाद। नेटवर्क 18 ने दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वहां आज इंडिया डे का आयोजन किया। नेटवर्क 18 की इस पहल का मकसद है भारत के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करना और एक दूसरे की राय को समझना। इस लिहाज से ऑक्सफोर्ड में पहला कार्यक्रम काफी कामयाब रहा।
ऑक्सफोर्ड में इंडिया डे में चर्चा का मुद्दा था दुनिया में भारत की बढ़ती हैसियत और उसका रोल। एक चर्चा के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लॉर्ड फिट्जपैटन ने भारतीय लोकतंत्र की खुलकर तारीफ की। लॉर्ड पैटन ने कहा कि अब जमाना सुपर पावर का नहीं है, भारत एक सुपर कंट्री है, शानदार देश है। उनकी राय साफ है, चीन के मुकाबले भारत की राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा भरोसेमंद है। However enormously important China's economic rise has been, China does not offer the world a model of how to govern itself. Chinese soft power is, to put it mildly, pretty limited. India's soft power, on the other hand, is very considerable. You've demonstrated how a secular democracy under the rule of law can hold together a country of huge diversity with so many different ethnicities and languages and levels of development. It is an extraordinary achievement. And I think it gives you ethically an extraordinarily strong position internationally, and one which I'm surprised you don't make more of. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया डे पर विचारोत्तेजक संवाद में वक्ताओं की बेबाक राय सामने आई। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने माना कि भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, काफी कुछ और किया जाना बाकी है। खुर्शीद ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भारत अपनी बात असरदार तरीके से रखता है, लेकिन इसे किसी पर थोपता नहीं है। इसे उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। Sometimes people say that India is not assertive enough. Sometimes people say that you are, as Lord Patton said, you spend too much time looking at governance in domestic areas and not at governance issues internationally. But that's not true. What we don't do is to intrude. What we don't do is to dictate. What we don't do is to impose. And that we don't do even in our own region. इंडिया डे ऑक्सफोर्ड के मौके पर नेटवर्क 18 के फाउंडर एडिटर राघव बहल के पिता प्राणनाथ बहल की स्मृति में स्कॉलरशिप भी शुरू की गई है। यह स्कॉलरशिप किसी एक प्रतिभाशाली भारतीय छात्र को दी जाएगी। इस साल की स्कॉलरशिप रिचर्ड टेपो को मिली है। हर साल ऑक्सफोर्ड के कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम के MSc इन कंटेम्प्रेरी इंडिया कोर्स में एडमिशन लेने वालों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के तहत कोर्स की पूरी फीस और वहां रहने का खर्च दिया जाएगा। It was a proud moment for us when Contemporary South Asia Studies Program, Oxford University, approached us for a scholarship support for a deserving student who was not able to afford the program of Contemporary India Studies. We thought there could not be a better commemoration to our father's memory and the values he believed in and lived by. और नेटवर्क 18 ने ब्रिटेन में भी अपने पंख पसार लिए हैं। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया ने आज बताया कि नेटवर्क 18 का चैनल न्यूज 18 इंडिया 1 जुलाई से शुरू होगा। On July 1st, we as Network 18 are launching a new channel in UK called News 18 India. It will be targeted at South Asian diaspora. So this is our first big move to get engaged with UK. और जेडीयू का एनडीए से अलग होना तय, नीतीश ने दिए साफ संकेत। लेकिन क्या बीजेपी सच्चाई का सामना करने के लिए है तैयार? लंदन में अरुण जेटली ने कहा तीसरे मोर्चे में कोई दम नहीं। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। The decision-making power, decision-making process is obstructed, aborted, but Moili cannot be threatened. पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ऑयल इंपोर्टर्स की लॉबी से परेशान, कहा गैस के भाव नहीं बढ़ाने का दबाव डालते हैं इंपोर्टर। मई में होलसेल महंगाई बढ़ने की रफ्तार घटकर 5.5% के नीचे आई, लेकिन खाद्य महंगाई दर में 2% की बढ़त। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई मुंबई पुलिस। एक्सिस बैंक में अधिकारियों के सैलरी अकाउंट हैक मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन। महंगाई दर घटने के बाद एक बार फिर बाजार को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जगी। सेंसेक्स ने लगाई 350 पॉइंट की छलांग, ₹46 चढ़ा। ट्रांसटेक्स के आंकड़ों से बेहतर पहली तिमाही का संकेत। बैंकों ने 15 से 20% ज्यादा टैक्स भरा।
दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने से पहले शायराना हुए नीतीश कुमार, लेकिन नेटवर्क 18 से बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा तीसरे मोर्चे की कोई जगह नहीं। I think the third front is a failed idea. The third front has been experimented at least 3 or 4 times in India. It hasn't lasted beyond a few months. ऑक्सफोर्ड में नेटवर्क 18 के खास आयोजन में भारत और ब्रिटेन की राजनीतिक हस्तियां और शिक्षाविद जुटे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लॉर्ड पैटन ने चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा जताया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की रगों में दौड़ आए हिंदुस्तानी खून, डीएनए जांच में सामने आया इंडिया कनेक्शन। वॉल्वो ने लॉन्च की लग्जरी क्रॉस कंट्री कार, 28.5 लाख रुपए होगी कीमत। नीतीश कुमार ने आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटने के साफ संकेत दे दिए हैं। नीतीश ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में गठबंधन चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं नीतीश को बीजेपी के बिना सरकार चलाने के लिए 4 विधायकों की जरूरत है, जिसके लिए जेडीयू बीजेपी विधायकों को सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। शनिवार को जेडीयू अपनी कार्यकारिणी में एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकती है। एक तरफ लोग सुझाव दे रहे हैं कि साहब इतना पुराना है, इसको चलाइए। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि कठिनाइयां हैं। तो अब इसके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, दुआ देते हैं जीने की, दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। इंडिया डे के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली भी ऑक्सफोर्ड में थे, लेकिन बीजेपी से नीतीश की बढ़ती दूरी पर सवालों से उनका पीछा नहीं छूट पाया। तीसरे मोर्चे की जब बात निकली तो उन्होंने माना कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के बगैर कोई यहां गठबंधन सरकार नहीं चल सकती है। साथ ही उनका मानना है कि नीतीश का गठबंधन से बाहर निकलना शायद बिहार की जनता के लिए ठीक नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे के लिए देश में कोई जगह नहीं है। I think the third front is a failed idea. The third front has been experimented at least 3 or 4 times in India. It hasn't lasted beyond a few months. India can hardly afford an instability of that kind. Secondly, you can't have a national government where the anchor of the coalition doesn't have more than 20 or 25 seats. As far as the message you want me to give, from your news point as you defined it, well, I think Bihar underwent a terrible situation for almost 15 years. The last 7-8 years, I think things have improved. And therefore, it's in everybody's interest, including the interest of the state, that you keep the political and the social alliance which has been able to deliver intact. And if we are not able to keep it intact, I only hope Bihar doesn't have a price to pay for it. ब्रिटेन के अगले राजा की नसों में है भारतीय खून, और कांग्रेसी नेता जयराम रमेश के मुताबिक नरेंद्र मोदी है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। देखते हैं ऐसी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। ब्रिटेन के अगले राजा प्रिंस विलियम के रगों में भारतीय खून दौड़ रहा है। प्रिंस विलियम के रिश्तेदारों के डीएनए सैंपल की जांच से इसका पता चला है। माना जा रहा है कि प्रिंस में ये डीएनए उनकी मां डायना के खानदान से आया। उस परिवार में कई पीढ़ियों पहले एक भारतीय नौकर था। प्रिंस विलियम के पुरखों में से एक थियोडर फोर्ब्स 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के तौर पर भारत में तैनात थे। नीतीश कुमार ने आज बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटने के साफ संकेत दे दिए हैं। नीतीश ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में गठबंधन चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं नीतीश को बीजेपी के बिना सरकार चलाने के लिए 4 विधायकों की जरूरत है, जिसके लिए जेडीयू बीजेपी विधायकों को सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है।